गर्मियों की एक सुबह गांव की महिलाएं घास काटने के लिए जंगल जाती हैं। उनके बीच एक टाइगर अचानक से वहां आ जाता है, जिससे महिलाओं के बीच भगदड़ मच जाता है। और इतनी भयंकर भगदड़ को देखकर टाइगर भी घबरा जाता है और आनन फानन में टाइगर भी वहां से गायब हो जाता है। कुछ देर बाद भगदड़ जब कंट्रोल होता है तो सारी महिलाएं एक जगह इकट्ठा होती हैं, तो पाती हैं कि उनमें से एक महिला कम है। तो कुछ महिलाएं कहती हैं कि लगता है उसे टाइगर उठा ले गया। तभी सब लोग निर्णय लेती हैं कि वे उस महिला को खोजेंगी। खोजते खोजते हुए देखती हैं कि नीचे एक चट्टान पर वो महिला पड़ी है, जो कि काफी दर्द में है। हुआ ऐसा रहता है कि जब टाइगर अचानक से वहां आया रहता है, तो वो महिला चट्टान के दूसरी तरफ छलांग लगा दी रहती है, जिससे उसका एक पैर टूट जाता है। इतना घायल होने के बाद महिला खुद से चलकर गांव वापस नहीं जा सकती थी। सभी महिलाएं निश्चय करती हैं कि वे गांव जाएंगी, गांव के कुछ आदमियों को महिला को लाने के लिए भेजेंगी। लेकिन जो महिला घायल थी वो ऐसा नहीं चाहती थी, उसको वहां अकेला छोड़ा जाए, क्योंकि जंगल में आसपास एक टाइगर भी था। हालांकि आज से पहले इस टाइगर ने किसी भी इंसान पर अटैक नहीं किया था, लेकिन फिर भी टाइगर के वहां होने से डर तो था ही। ऐसे में कोई भी महिला वहां रुकना नहीं चाहती थी। उनमें से एक 16 साल की लड़की भी थी, जो बहुत बहादुर थी। वो कहती है कि आप लोग गांव जाइए, आदमियों को लेकर आइए, तब तक मैं इन्हीं के साथ रहती हूँ। उस लड़की ने महिला को अपने सहारे से एक छोटे से गड्ढे की तरफ कर देती है, ताकि टाइगर उन दोनों को देख ना सके। महिलाओं को गांव की तरफ निकले हुए काफी समय हो गया था, और वो महिला जिसका पैर टूटा था वो काफी दर्द में थी। तो वे दोनों केवल हिसाब ही लगा रही थी कि उनका गांव वहां से 3 किलोमीटर दूर पर है, उनको जाने में कितना समय लगेगा, इस दोपहर में गांव में कौन से आदमी होंगे, उनको सब बताने समझाने में कितना समय लगेगा, और आदमियों को यहाँ तक लाने में कितना समय लगेगा। वे सब आपस में यही बात कर रही थी, और उनको पता था कि आसपास में कहीं टाइगर भी है, इसलिए वो अपनी आवाज़ बहुत धीरे धीरे फुसफुसाकर बोल रही थी। ऐसे ऐसे ही बात करते करते वो जो घायल महिला रहती है, वो सामने देखती है और एकदम चुप हो जाती है। उसकी हाव भाव देखकर छोटी लड़की पीछे मुड़कर अपने देखती है, तो सामने से एक टाइगर धीरे धीरे उन्हीं की तरफ चला आ रहा था। जब लगभग उस लड़की के पास आ गया रहता है, तब वो बहादुर लड़की नीचे ढलान की ओर छलांग लगा देती है। उसे नीचे कूदता देख टाइगर भी उसी के दिशा में छलांग लगा देता है और लड़की को हवा में ही दबोच लेता है। लड़की चीखती है, चिल्लाती है, पर अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसकी मदद करने वाला वहां कोई नहीं था। टाइगर बड़ी बेरहमी से उसको अपने जबड़ों में दबाए जंगल में चला जाता है। इतना डरावना मंजर देखने के बाद वो घायल महिला वहीं पर बेहोश हो जाती है। और उसके कुछ देर बाद गांव की महिलाएं जब आदमियों की मदद लेकर वहां पहुंचती हैं, तो वो देखती हैं कि घायल महिला तो वहीं बेहोश पड़ी है, पर उस छोटी लड़की का कोई पता नहीं है। नीचे की ओर देखने पर उनको चट्टान पर कुछ खून की बूंदें दिखाई देता है। वे समझ जाती हैं कि यहाँ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर हुआ है। उस उस घायल महिला को टांग कर आदमियों द्वारा गांव वापस लाया जाता है। गांव में लाने के बाद उसका उपचार किया जाता है। कुछ समय बाद जब उसको होश आता है, तो गांव को वो महिला बताती है कि कैसे उस बहादुर लड़की को टाइगर जंगल में उठा ले गया। उस टाइगर का ये पहला मानव शिकार था। उसके बाद टाइगर सर्दियां आने वाली थी, इसलिए नीचे कोसी नदी की ओर चला जाता है। सर्दियों में टाइगर ने 5 लोगों को अपना शिकार बनाया था।
और सर्दियां खत्म हो जाती हैं। फिर से मोहान की ओर वो टाइगर आ धमका। अब की बार उसने अपना पसंदीदा क्षेत्र कार्तक-नौला नामक गांव को बनाया, जो मोहान से ऊपर वाले पहाड़ी पर था। उस समय उत्तराखंड में 3 आदमखोर चर्चा में थे। पहला चौगढ़ का टाइगर, दूसरा मोहान का टाइगर और तीसरा कांडा का टाइगर। जिम कॉर्बेट ने मोहान दौरे से पहले चौगढ़ के आदमखोर का खात्मा कर दिया था। कुमाऊं के डिप्टी कमिश्नर ने जिम कॉर्बेट से यह वचन लिया था कि वे इन तीनों आदमखोर को मारने में सरकार की सहायता करेंगे। अब बारी मोहान के आदमखोर का था। पिछले कुछ हफ्तों में मोहान के आदमखोर ने 12 आदमियों को अपना शिकार बना लिया था। जिम कॉर्बेट चौगढ़ अभियान से आते ही मोहान अभियान पर निकल पड़े। मई के महीने में जब भीषण गर्मी पड़ रही थी, तभी कॉर्बेट अपने आदमियों के साथ रामनगर से होते हुए मोहान के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक रात गिरजे पर बिताया और अगली सुबह तड़के ही वहां से आगे की ओर निकल पड़े। आगे की यात्रा सुबह 9 बजे तक तय कर ली गई। मोहान पहुंचते ही वे एक डाक बंगले पर रुके और उनके नौकर उनके लिए नाश्ता बनाने में लग गए। तभी आसपास के कुछ लोकल लोग और फॉरेस्ट गार्ड उनसे मिलने के लिए बंगले पर आए। चाय बनने के क्रम में जब तक चाय बन जाती तब तक लोकल लोगों ने और फॉरेस्ट गार्ड ने जिम कॉर्बेट को नरबख्शी के कई किस्से सुनाए। उनमें से एक किस्सा फॉरेस्ट गार्ड का कुछ इस प्रकार था कि एक सुबह वो फॉरेस्ट गार्ड और एक गांव का मछुआरा साथ मिलकर कोसी नदी में मछली पकड़ने के लिए गए थे। जब उन्होंने शाम तक काफ़ी मछलियां पकड़ ली तो वे घर वापस आ रहे थे। रास्ते में एक तीखे मोड़ पर मुड़ते ही वो दोनों देखते हैं कि एक टाइगर उनके ही तरफ मुंह कर उनको देख रहा है। ये देखते ही दोनों वापस जंगल की ओर जोर से दौड़ लगा देते हैं। मछुआरा अपनी साइकिल और मछलियां को वहीं पर फेंकता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। इस भगदड़ में तेजी से भागने पर झाड़ियों में सो रहे एक भालू पर वो मछुआरा जाकर गिरता है। भालू जो गहरी नींद में सो रहा था, उसको भी कुछ समझ नहीं आता है और वो भी मछुआरे की विपरीत दिशा में दौड़ लगा देता है। फॉरेस्ट गार्ड और मछुआरा जैसे तैसे शाम तक अपने घर पर पहुंचते हैं। अगली सुबह जब मछुआरा फॉरेस्ट गार्ड से मिलता है तो उसे खूब खरी खोटी सुनाता है, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड के पास उस टाइम बंदूक थी। गोली चलाने के बजाय वो खुद भाग पड़ा था। इस तरह के मनोरंजन किस्से सुनते सुनते नाश्ता भी रेडी हो गया था। नाश्ता करने के बाद जिम कॉर्बेट काफी तरोताजा फील कर रहे थे। अब वो मोहान से कार्तक-नौला के लिए निकल पड़े। कार्तक-नौला मोहान से 4000 फीट ऊपर ऊंचाई पर है। मोहान से कार्तक-नौला के लिए खड़ी ऊंचाई चढ़ना था। मोहान दौरे से जाने से पहले कुमाऊं के डिप्टी कमिश्नर ने कॉर्बेट को एक सलाह दी थी कि कार्तक-नौला में आपसी विवाद के कारण वहां कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। मतलब वहां के लोग ज़्यादा कानून को नहीं मानते हैं। ऐसे में जिम कॉर्बेट को अपनी ज़रूरतों का सामान जैसे बिस्तर बंद, टेंट, कंडेंस मिल्क जिसको दूध का पाउडर कहा जाता है, ये व्यवस्था साथ लेकर निकलना चाहिए। इसलिए ज़्यादा सामान होने के कारण जिम कॉर्बेट और उनके नौकर धीमी गति से चढ़ाई कर रहे थे। भारी वजन, खड़ी चढ़ाई और तेज धूप ने सफ़र को बहुत कठिन बना दिया था। कुछ समय बाद उनको वो फॉरेस्ट हाउस दिखाई दिया जहां उनको रुकने का इंतजाम किया गया था। कुछ दूर चलने पर वो देखते हैं कि एक सुनसान जगह पर एक महिला घड़े में पानी भर रही है। वो उस महिला के पास जाते हैं और डांटते हुए बोलते हैं कि वो अकेले पानी क्यों भर रही है, जबकि जानती है कि यहाँ एक आदमखोर लोगों का शिकार कर रहा है। तो वो महिला डरते हुए बोलती है कि साहब, उसका पति खेतों में हल चला रहा है और उसके घर में खाना बनाने के लिए पानी नहीं है।
ऐसे में अगर वो पानी नहीं ले जाएगी तो उसके परिवार को पूरी रात भूखा सोना पड़ जाएगा। और तभी जिम कॉर्बेट से औरत पूछती है कि साहब आप कौन हैं, यहाँ कैसे? जिम कॉर्बेट उसको बताते हुए कहते हैं कि वह यहाँ उस आदमखोर को मारने के लिए आए हैं। और फिर जिम कॉर्बेट उस महिला को सुरक्षित उसके गांव तक पहुंचा देते हैं और वहां से अपने फॉरेस्ट हाउस में वापस चले आते हैं। ये हाउस एक बड़े ऑफिसर का था जो 18 महीनों से बंद पड़ा था, जिसमें एक बड़ा कमरा और 2 छोटे कमरे थे, जिसका प्रयोग एक रसोई घर में होता था और दूसरा स्टोरेज के रूप में लकड़ियां रखने के लिए किया जाता था। कमरा बंद होने के कारण पूरे पूरे घर में फफूंदी की महक आ रही थी। हवा न आने के कारण जिम कॉर्बेट ने घर के सारे दरवाजे खोल दिए और कुछ ही देर में एक एक करके गांव वाले वहां जमा होने लगे। वो औरत जो पानी भरते समय जिम कॉर्बेट को मिली थी, उसने जिम कॉर्बेट के आने की पूरी खबर पूरे गांव में अच्छी तरीके से फैला दिया था। थोड़ी देर में उनके एक नौकर चूल्हे का पत्थर तैयार कर दिया और दूसरे ने सूखी लकड़ियों का इंतजाम कर दिया। चूल्हे में आग लगाई गई, ऊपर केतली चढ़ाई गई। कॉर्बेट ने कंडेंस मिल्क, जिसको दूध का पाउडर कहा जाता है, वो केतली में डालने लगे। तभी गांव के प्रधान आगे आकर बोलते हैं कि साहब आप इस पाउडर का उपयोग क्यों कर रहे हैं? जिम कॉर्बेट ने कहा, यहाँ आने से पहले हमें बताया गया है कि यहाँ किसी विवाद के कारण सहायता मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो कंडेंस मिल्क साथ लेकर चले। ये सुनकर गांव के लोग दुखी हुए। आपस में कानाफूसी करने के बाद गांव के प्रधान ने कहा, हमारे गांव में बहुत दुधारू पशु हैं, ऐसे में अगर आपको कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करना पड़ा तो ये हमारे गांव के लिए अपमान होगा, इसलिए आपसे विनती है कि हम आपको ताज़ा दूध देंगे। जिम कॉर्बेट ने उनके आग्रह को स्वेच्छा से मान लिया। चाय पीने के बाद कॉर्बेट ने अपना तंबू बाहर लगाने के लिए एक जगह चुना। तंबू लगाने के बारे में सुनते ही गांव वालों ने बोला, ये जानते हुए कि यहाँ एक आदमखोर सक्रिय है, फिर भी खुले में तंबू लगाना एक पागलपन है। और अगर टाइगर ने जिम कॉर्बेट को नहीं मारा तो वो उनके नौकरों को, जो सामने वाले मकान में सोएंगे, जिनका दरवाज़ा भी कमज़ोर हो चुका है, उनको ज़रूर मार देगा। ये सुनकर नौकर भी जिम कॉर्बेट से मिन्नत करने लगे कि वो बाहर नहीं सोए। जिम कॉर्बेट न चाहते हुए भी अपने नौकरों की सुरक्षा के लिए मकान में रुकने के लिए तैयार हो गए। बातों ही बातों में गांव वालों ने कॉर्बेट को बताया कि टाइगर रोज लगभग गांव की सड़क से गुजरता है। जब वो गांव में आता है तब वह कहराने की आवाज़ निकालता है। ये सुनकर जिम कॉर्बेट अंदाजा लगाते हैं कि हो ना हो यह टाइगर शायद घायल है, शायद उसके पैरों में चोट लगी है, इसलिए वो कहराने की आवाज़ निकालता है। तभी गांव वाले बोलते हैं, नहीं साहब, वो टाइगर बड़ी फुर्ती से अपना शिकार करता है और आराम से अपने शिकार को उठाकर ले जाता है। रात में खाना खाने के बाद कॉर्बेट उस कमरे में सोने के लिए चल देते हैं। कमरे में फफूंदी की महक कुछ हद तक कम हो गई थी। कमरे के दरवाजे पर 2 पत्थर लगाकर कॉर्बेट अपनी चारपाई पर सोने के लिए चल दिए। दिन भर पैदल यात्रा करने से वो काफ़ी थक गए थे और चारपाई पर पड़ते ही उनको नींद आ गई। जंगलों में इतना समय बिताने के कारण जिम कॉर्बेट नींद में कभी भी हल्की सी भी आहट होने से वे उठ जाते थे। 3 घंटे के बाद उनको महसूस हुआ कि कोई भारी जानवर उनके दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ है। कॉर्बेट धीरे से उठते हैं और अपने हाथ में राइफल और टॉर्च लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ चलते हैं। पत्थरों को पैरों से हटाया क्योंकि उनके एक हाथ में राइफल और एक हाथ में टॉर्च था, और जैसे ही दरवाज़ा खोला किसी भारी जानवर के भागने की आवाज़ सुनाई दी, पर घना अंधेरा और घना झाड़ी होने के कारण उनको कोई भी भारी जानवर नहीं दिखाई दिया।
वो भारी जानवर चाहे तो टाइगर भी हो सकता था, चाहे तेंदुआ भी हो सकता था, चाहे शाही भी हो सकता था। फिर वो वापस कमरे में गए और थके होने के कारण सो गए। अगली सुबह जब वो उठे तो उनका गला इन्फेक्शन के कारण जकड़ा हुआ था और उनके नौकरों का भी यही हाल था। काफी दिनों से कमरे बंद होने के कारण फफूंदी की महक से सभी का गला जकड़ गया था और गले में काफी दर्द भी हो रहा था। गर्म पानी में फिटकरी से गरारा करने से उनके गले को कुछ आराम हुआ। नाश्ता करने के बाद जिम कॉर्बेट उस जगह का मुआयना करने निकल गए जहां कुछ दिन पहले ही एक महिला को मारा गया था। बताए हुए जगह पर जब वे पहुंचे तो उनको कटी हुई घास और हंसिया दिखाई दिया। गांव वालों ने जिम कॉर्बेट को बताया था कि वे उस महिला के शव को खोजने का बहुत प्रयास किए थे, पर उनको शव नहीं मिला था। सामान घास और हंसिया वहीं पड़े रहने से जिम कॉर्बेट को यह विश्वास हो गया कि शव को खोजने का प्रयास नहीं किया गया था। शिकार 4 दिन पहले किया गया था। ऐसे में वहां कोई भी निशान बच पाना बहुत ही मुश्किल था जिससे टाइगर के बारे में पता लगाया जाए। कॉर्बेट गांव की तरफ चल दिए थे। अभी तक कॉर्बेट को यह भी नहीं पता था कि टाइगर नर है या मादा है या उसकी उम्र कितने साल की है। किसी भी आदमखोर टाइगर की शिकार करने से पहले शिकारी को उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाना सही माना जाता है। वापस जाने पर वे देखते हैं कि गांव वाले कॉर्बेट के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दूध भिजवाए थे। कॉर्बेट कहते हैं कि दूध इतना ज़्यादा था कि उससे नहाया जा सकता था। दोपहर का भोजन खत्म करने के बाद जिम कॉर्बेट सड़क के आसपास टाइगर के पद चिन्हों को ढूंढने निकल जाते हैं। सुबह से ही जिम कॉर्बेट टाइगर के पद चिन्हों को ढूंढने लगे थे। जिम कॉर्बेट के मुताबिक पद चिन्ह से शिकार के बारे में काफी बातें पता लगाया जा सकता है, जैसे टाइगर नर है या मादा है, या वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और उसकी उम्र क्या है, कहीं उसके पैरों में कोई चोट तो नहीं है। ऐसी बहुत सी जानकारियां पैरों के निशान से मिलती हैं। नीचे सड़क से बढ़ते हुए एक पानी के स्रोत के किनारे उन्हें टाइगर के पंजों के निशान दिखाई दिए। वहां की भूमि नरम था, जिसका निरीक्षण करने के बाद उनको पता चला कि ये टाइगर एक बूढ़ा बाघ है। वापस गांव पहुंचने पर जिम कॉर्बेट पाते हैं कि दो जवान भैंसों के बछड़े को उनके नौकरों ने ला दिया था, जो चारे के रूप में इस्तेमाल किए जाने थे। अगली सुबह कॉर्बेट ने टाइगर के बारे में और जानकारियां प्राप्त करने में लगाई और शाम में दोनों बछड़ों को 2 अलग अलग जगहों पर बांध दिया। फिर अगली सुबह दोनों बछड़ों को देखने गए तो बाघ ने दोनों बछड़ों में से किसी को छुआ भी नहीं था। कुछ दिनों में हर दिन बछड़ों की जगह को बदला जाता था, पर टाइगर ने दोनों बछड़ों में से किसी भी बछड़े को छुआ तक नहीं था। चौथी शाम जब कॉर्बेट बछड़ों को बांधकर जंगल से वापस लौट रहे थे, तब उनको लगा कि वो एक किसी बड़े खतरे में है। जिस रास्ते से वे पिछले 3 दिनों से गांव लौटते थे, उसी रास्ते पर एक सपाट चट्टान थी जो बाहर की ओर और रास्ते पर झुकी हुई थी, जिस पर कोई भी बड़ा जानवर आसानी से छिप सकता था। ऐसे में जिम कॉर्बेट के सिक्स्थ सेंस ने उनको सचेत कर दिया। वो 10 मिनट तक बिना हिले डुले वहीं पर खड़े रहे, कंधे पर राइफल लगाए और ट्रिगर पर उंगलियां रखे इंच बाई इंच आगे बढ़ रहे थे। आगे मोड़ पर पहुंचते ही कॉर्बेट ने एक हल्की निराशा भरी टाइगर की गुर्राहट सुनी। टाइगर उन पर ही घात लगाकर बैठा था। जिम कॉर्बेट के सचेत होने के कारण वो हमला नहीं कर पाया। कुछ ही मिनट के बाद जंगल से बार्किंग डियर की आवाज आई, जो जंगल की दाईं ओर से आई थी, जिसका मतलब था टाइगर अब जंगल की दाईं तरफ चल दिया है। उसी तरफ कॉर्बेट ने एक बछड़े को बांधा था। हो सकता है अगली सुबह तक वो टाइगर उस बछड़े को मार दे। यही सोचकर कॉर्बेट वापस गांव लौट गए। अगली सुबह उठते ही कॉर्बेट बछड़े को देखने के लिए निकल पड़े और बछड़े को टाइगर ने पिछली ही रात मारकर उठा ले गया था। बछड़े को टाइगर उठा न ले जाए इसलिए कॉर्बेट ने उसे 4 मजबूत रस्सियों से बांध दिया था, पर टाइगर ने 3 रस्सियों को दांतों से चबाकर और एक रस्सी को ताकत से तोड़कर बछड़े को उठा ले गया था।
टाइगर ज्यादातर अपने शिकार को गर्दन से पकड़कर उठा ले जाता है। हल्के वजन के जानवरों को ले जाते समय जमीन पर घसीटने का कोई निशान नहीं होता, लेकिन अगर टाइगर द्वारा किया गया शिकार भारी हो तो जमीन पर घसीटने के आसान से निशान मिल जाते हैं। पिछली रात बारिश हो गई थी जिससे जमीन गीली थी। ऐसे में बछड़े के घसीटने का निशान स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अब उन निशानों का पीछा करके जिम कॉर्बेट टाइगर का पीछा करने निकल पड़े। टाइगर घने झाड़ियों से होते हुए बछड़े को 1 मील से भी ज्यादा दूर तक ले गया था। पीछा करते हुए कॉर्बेट एक ऊंचे चट्टान पर पहुंचे जहां से टाइगर नीचे की तरफ चलना शुरू कर दिया था। उसी चट्टान पर बैठकर जिम कॉर्बेट सुस्ताने लगे। कुछ दूरियों पर एक झाड़ी में लाल सफेद कुछ चीज उनको दिखाई दिया। दूर से देखने पर वो टाइगर के शरीर पर बने धारियों जैसी लग रही थी। काफी देर तक देखने पर उनको पता चला कि जिसे वो टाइगर समझ रहे हैं वो तो टाइगर द्वारा किया गया शिकार जो कि बछड़ा था। पसलियों की हड्डियां ऐसी लग रही थी जैसे टाइगर की धारियां हो। उस समय गोली न चलाने पर जिम कॉर्बेट खुद को धन्यवाद देते हैं। इस तरह खुले में शिकार को छोड़कर जाना, इसका मतलब टाइगर कहीं आसपास ही है। तभी जिम कॉर्बेट को इन्फेक्शन की वजह से गले में खुजली महसूस होने लगती है। ऐसे समय में जब टाइगर आसपास हो तो खांसी की आवाज सुनकर टाइगर सचेत हो सकता था, या तो भाग सकता था या उन पर हमला करने के लिए रेडी हो सकता था। यही सोचकर जिम कॉर्बेट बंदर की आवाज निकालकर अपनी खांसी को कंट्रोल करते हैं। आधे घंटे तक अगल बगल ध्यान से देखने पर जब उनको टाइगर नहीं दिखाई देता है तो वे संतुष्ट हो जाते हैं कि टाइगर अभी शिकार के आसपास नहीं है। जिम कॉर्बेट चट्टान पर से उतरकर धीरे धीरे शिकार के पास आते हैं। बछड़े के पीछे का आधा भाग टाइगर द्वारा खा लिया गया था। इतना ज्यादा मांस खाने के बाद टाइगर ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जमीन अभी गीली थी। ऐसे में टाइगर के पंजों का निशान का पीछा किया जा सकता था। बड़ी सावधानी से कॉर्बेट निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ दूरी पर उन्हें वो जगह मिल जाती है जहां टाइगर कुछ समय पहले लेटा हुआ था। घास के पत्ते जो टाइगर के वजन से दब गए थे अब एक एक कर सीधा हो रहा था। इसका मतलब था कि टाइगर यहाँ से 1 या 2 मिनट पहले ही उठा था। तब जिम कॉर्बेट को लग रहा था कि टाइगर शायद उनको आता हुआ देख वहां से भाग गया था, पर ऐसा संभव नहीं हो सकता था क्योंकि जिम कॉर्बेट बहुत ही सावधानी से छिपते छिपाते वहां तक पहुंचे थे। टाइगर वहां से इसलिए उठा था ताकि सूर्य की तेज किरणें घास पर पड़ रही थी जिससे घास गर्म हो गई थी और टाइगर को गर्मी तनिक भी बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए टाइगर किसी छांव वाले जगह की खोज के लिए उठ गया था। आगे बढ़ने पर कॉर्बेट को एक मोटा टूटा पेड़ दिखाई दिया जिसके पीछे टाइगर एक छाया में लेटा हुआ था। इंच बाय इंच आगे बढ़ते हैं जिम कॉर्बेट। अब उनको टाइगर दिखने लगा था। उनको लग रहा था कि टाइगर शायद घात लगाकर उन पर हमला करने के लिए तैयार बैठा होगा। अब पीछे नहीं हटा जा सकता था, इसलिए जिम कॉर्बेट आगे बढ़ते हैं तो वे देखते हैं कि टाइगर के दोनों पिछले पैर हवा में ऊपर की तरफ है। इसका मतलब था कि टाइगर भारी मात्रा में शिकार खाकर गहरी नींद में सोया हुआ है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें टाइगर का सिर दिखाई देने लगता है। टाइगर की आंखें बंद थी। इतने पास से कॉर्बेट टाइगर के सर पर निशाना लगाकर ट्रिगर खींच देते हैं। पहली गोली लगने से टाइगर में कोई हलचल नहीं होती है। फिर भी दूसरी गोली कंफर्म करने के लिए जिम कॉर्बेट टाइगर के छाती में मारते हैं। टाइगर जिसकी आंखें पहले से बंद थी वो बंद ही रह जाती है। अब टाइगर मर चुका था। जिम कॉर्बेट को एक पछतावा था कि वो उस आदमखोर को सोते हुए मारे। तो दोस्तों यहीं पे हमारी कहानी खत्म होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।